नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की, असम में बिहू नृत्य के जरिए बने नए विश्व रिकॉर्ड की, गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे की तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से आई बड़ी खबरों की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं असम से आई खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने असम दौरे के दौरान लगभग 14,300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया और आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट पलाशबाड़ी और सुवालकुची को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल और शिवसागर के रंग घर के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12 बजे एम्स गुवाहाटी पहुंचे और इसके नवनिर्मित परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एम्स गुवाहाटी में कामकाज का शुरू होना असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती है। इसलिए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना शुरू की। मैं जानता हूं कि महंगी दवाइयों से गरीब और मध्यम वर्ग कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। इन केंद्रों पर सैकड़ों दवाइयां सस्ते में उपलब्ध कराई। मैं जानता हूं हार्ट के ऑपरेशन में, घुटने के ऑपरेशन में गरीब और मध्यम वर्ग का कितना ज्यादा खर्च हो रहा था। इसलिए हमारी सरकार ने स्टेंट की कीमतों को नियंत्रित किया, नी इम्प्लांट की कीमतों को नियंत्रित किया। मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरूरत होती है तो वो कितना परेशान होता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुफ्त डायलिसिस वाली योजना शुरू की, लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचाया। मैं जानता हूं गंभीर बीमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले हैं। वहां जरूरी टेस्ट की सुविधा दी है। मैं जानता हूं कि टीबी की बीमारी कितने दशकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अभियान शुरू किया। हमने बाकी दुनिया से 5 वर्ष पहले ही भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। मैं जानता हूं कि बीमारी किस तरह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस किया। बीमार हो ही नहीं, बीमारी आए ही नहीं, इस पर फोकस किया। योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सेहत के प्रति जागरूक किया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मई 2017 में इस अस्पताल का शिलान्यास किया था। कुल 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। यह अस्पताल पूर्वोत्तर के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जिन 3 चिकित्सा महाविद्यालयों को राष्ट्र को समर्पित किया उनमें नलबाड़ी चिकित्सा महाविद्यालय, नागांव चिकित्सा महाविद्यालय और कोकराझार चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक में आपातकालीन सेवाओं, ICU सुविधाओं, OT और डायग्नोस्टिक सुविधाओं आदि सहित OPD, IPD सेवाओं के साथ 500 बिस्तरों वाले शिक्षण अस्पताल संलग्न हैं। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहू नृत्य भी देखा, जिसमें 11,000 से अधिक कलाकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन असम के बिहू नृत्य को असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान और जीवन के शुभंकर के रूप में विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया। इस कार्यक्रम में एक ही स्थान पर 11,000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया और एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना।
इसमें राज्य के 31 जिलों के कलाकारों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर असम के लोगों को बधाई भी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने असम पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन असम कॉप का शुभारंभ किया। यह ऐप अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर के डेटाबेस से अभियुक्तों और वाहनों की खोज की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने रेलवे की 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। जिन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें दिगारू लुमडिंग खंड, गौरीपुर अभयपुरी खंड, न्यू बोंगाई गांव धूपधारा खंड का दोहरीकरण, रानीनगर जलपाईगुड़ी गुवाहाटी खंड का विद्युतीकरण, सेंचोआ सिलघाट टाउन और सेंचोआ मैराबाड़ी खंड का विद्युतीकरण शामिल है। इसके अलावा इस सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी अगले साल होने वाले आम चुनाव में देश भर में 300 से अधिक लोकसभा सीट जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि पार्टी इस पूर्वोत्तर राज्य में 14 में से 12 सीट पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने डिब्रूगढ़ में भाजपा के ऊपरी असम क्षेत्रीय कार्यालय की आधारशिला रखी। अमित शाह ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीट पर पार्टी के जीत हासिल करने के साथ नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा अलगाववादी अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी पपलप्रीत सिंह को मंगलवार को असम के डिब्रूगढ़ लाया गया और उसे केंद्रीय जेल में रखा गया। अमृतपाल का गुरु माने जाने वाले पपलप्रीत सिंह को सोमवार को अमृतसर जिले में पकड़ा गया था और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे पंजाब पुलिस का एक दल दिल्ली से लेकर आया। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे हवाई अड्डे से डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल तक ले जाया गया। इसके अलावा असम के वन विभाग ने केंद्र सरकार से सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगने वाले एक कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। वन विभाग के मुताबिक इस कार्यकर्ता ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताने का झूठा आरोप लगाकर उद्यान की बदनामी करने की कोशिश की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लिखे एक पत्र के जवाब में असम के प्रधान वन संरक्षक और वन बल के प्रमुख MK यादव ने दावा किया है कि RTI कार्यकर्ता रोहित चौधरी ने गैंडों की जनगणना में मानक संचालन प्रक्रिया का गलत तरीके से अध्ययन किया। इसके अलावा असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी असम गण परिषद ने कहा है कि वह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी ताकि संसद के निचले सदन में अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत कर सके। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा ने बिहू उत्सव की पूर्व संध्या पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे असम में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करेगी। अरुणाचल प्रदेश से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले गांव किबुतु की यात्रा कर उसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने और उसके इतिहास से प्रेरणा लेने का आग्रह किया है। हम आपको बता दें कि अमित शाह ने 10 अप्रैल को किबुतु का दौरा किया था और रात भर वहीं रुके थे। यह गांव चीन की सीमा के साथ भारत की सबसे पूर्वी अग्रिम चौकी है। गांव में बर्फ से ढके पहाड़, झरने, नदी और घाटियां दिखाते हुए अमित शाह ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, भारत के पहले गांव किबुतु की यात्रा के दौरान खूबसूरत नज़ारों को कैद किया। अरुणाचल प्रदेश को अपार प्राकृतिक सुंदरता का वरदान प्राप्त है। मैं सभी से अरुणाचल प्रदेश, विशेष रूप से किबुतु की यात्रा करने का आग्रह करता हूं ताकि इसके इतिहास से प्रेरित हों और प्रकृति के चमत्कारों से चकित हो जाएं। अपनी यात्रा के दौरान गृहमंत्री ने कहा था कि किबुतु कोई भारत का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव कहा जाना चाहिए क्योंकि देश में सबसे पहले सूरज की किरणें इस गांव पर पड़ती हैं। इस क्षेत्र का सैन्य इतिहास भी है क्योंकि किबुतु और पड़ोसी वालोंग 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान एक भीषण जंग के गवाह बने थे। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने चीन की जनमुक्ति सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और देश के इस भूभाग का बचाव किया था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चीन की सीमा से लगे इस गांव में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मीन और अन्य नेताओं के साथ एक बैठक के बाद यह टिप्पणी की। अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों के सर्वांगीण विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने परोक्ष तौर पर चीन को संदेश देते हुए कहा है कि आज का भारत वह नहीं है जो 1962 में था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाला भारत है। अमित शाह की मौजूदगी में पेमा खांडू ने कहा कि शायद यह पहली बार है कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री चीन की सीमा के इतने करीब स्थित स्थान पर आया है। हम आपको बता दें कि चीन ने अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया है। त्रिपुरा से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने त्रिपुरा में चुनाव बाद हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री माणिक साहा से इस सप्ताह मुलाकात की और दावा किया कि विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के दिन 2 मार्च के बाद से विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं पर हमलों की 2000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। माकपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने प्रतिनिधिमंडल को ऐसी हिंसा रोकने के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा त्रिपुरा में महिलाओं के एक समूह ने राज्य का पहला संपूर्ण महिला संगीत बैंड मेघ बालिका बनाया है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है।
बैंड की प्रमुख सदस्य गिटार वादक मून साहा ने बताया है कि जब वो 26 साल की थी तब उसके परिवार के सदस्य उन पर शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन वो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी और संगीत विद्यालयों में जाने वाली अन्य महिलाओं के बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया को खंगालती थी। उन्होंने बताया कि वो 2017 में 5 महिलाओं को इकट्ठा करने में सफल हुई और उनके साथ मिलकर बैंड मेघ बालिका का नामकरण करते हुए संगीत कार्यक्रमों के लिए पूर्वाभ्यास शुरू किया। उन्होंने बताया, प्रसिद्ध गायक अमर घोष ने एक शीर्षक गीत तैयार करने में हमारी मदद की और हमने अगरतला के बाहरी इलाके में शो करना शुरू किया। धीरे धीरे हमें लोकप्रियता मिलने लगी। मेघालय से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में अवैध खनन के जरिए निकाले गए कोयले की ढुलाई पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पूर्वोत्तर राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनी तैनात किए जाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की अगुवाई वाली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने इस मामले पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह कहा। मामले में आगे की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की गई है। नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में छात्रों के शीर्ष संगठन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी अफ्स्पा हटाने और इनर लाइन परमिट यानी ILP लागू करने की मांग की है। NSEO के अध्यक्ष सैमुअल बी जेवरा ने दीमापुर में एक संवाददाता सम्मेलन में यह मांग की कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET आयोजित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के विद्यार्थी कई पहलुओं पर देश के अन्य हिस्सों के छात्रों से पीछे हैं। मणिपुर से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के सलाहकार के रूप में इस साल जनवरी से सेवाएं दे रहे राज्य के विधायक थोकचोम राधेश्याम ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिए जाने के कारण इस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। बीजेपी के टिकट पर 2022 में थौबल जिले के हिरोक निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले राधेश्याम ने 2017 में बीरेन सिंह के पिछले मंत्रिमंडल में शिक्षा, श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में कार्य किया था। राधेश्याम ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र में कहा, मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से इस्तीफा देता हूं क्योंकि मुझे अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में 19वीं सदी के मध्य में महाराजा चंद्रकीर्ति के शासनकाल में मणिपुर और बर्मा की सीमा को अंकित करने के लिए लगाए गए 3 पत्थर गायब हो गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कला और संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव कीथेल कपम दीनामणि ने बताया कि यह मामला तब संज्ञान में आया जब 9 सदस्यीय अनुसंधानकर्ताओं की टीम कामजोंग जिले के आंतरिक हिस्से में अनुसंधान के इरादे से गई। उन्होंने बताया, टीम ने पाया कि चंद्रकीर्ति महाराज के समय में लगाए गए 2 पत्थर गायब हैं, जिन्हें सानालोक और नाम्फलोक नदियों के संगम पर लगाया गया था। इसके अलावा मणिपुर में म्यांमार की सीमा से लगते चूड़ाचांदपुर जिले में संदिग्ध कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी उग्रवादियों ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के एक शिविर से हथियार तथा गोला बारूद लूट लिए। पुलिस ने बताया कि SOO शिविर वह स्थान है जहां उग्रवादी संगठन के सदस्यों ने सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा, जिन रास्तों से उग्रवादियों के भागने की आशंका है वहां पर व्यापक पैमाने पर तलाश अभियान शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।